नमस्कार। व्यंग्य धारा परिवार की ओर से परसाई की रचनाओं के पुनर्पाठ की दूसरी कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत वर्ष हमने परसाई पुनर्पाठ का आयोजन किया था, जिसे आप सबकी ओर से भरपूर प्रोत्साहन मिला था। 10 अगस्त को हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि एवं 22 अगस्त को जयंती है। इसी कड़ी में हम इस वर्ष भी परसाई की कुछ अन्य रचनाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। आज हम व्यंग्य की लोकप्रियता और स्वीकार्यता का जो वातावरण देख रहे हैं, इसमें परसाई जी के लेखन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिशंकर परसाई ने अपने लेखन के द्वारा व्यंग्य को पहचान देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। परसाई से पूर्व व्यंग्य छिटपुट रूप में ही दिखाई पड़ता था। परसाई जी ने निरंतर व्यंग्य लेखन के माध्यम से व्यंग्य को साहित्यिक समाज में स्वीकृति दिलाने का कार्य किया। उनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग एवं आम जन की पीड़ा के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। उनका लेखन इतना विपुल और महत्वपूर्ण है कि उनमें से कुछ चुनिंदा रचनाओं का चयन करना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर भी हमने बहुत सोच विचार और अध्ययन विश्लेषण के उपरांत आपके लिए कुछ रचनाओं का चयन किया है। मित्रों नमस्कार। आज प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई की एक बेहद चर्चित रचना, पहला सफेद बाल। इस रचना का वाचन कर रहे हैं हमारे समय के वरिष्ठ व्यंग्यकार एवं हिंदी व्यंग्य का इतिहास पुस्तक के लेखक श्री सुभाष चंद्र। परसाई जी की इस रचना में लेखक ने अपनी बढ़ती उम्र से मन में उत्पन्न हो रही विभिन्न धारणाओं को विसंगति के रूप में चित्रित किया है। आइए सुनते हैं पहला सफेद बाल, रचना श्री सुभाष चंद्र जी की आवाज में। तो नमस्कार। आज मैं आपके सामने हरिशंकर परसाई जी की रचना पहला सफेद बाल का पाठ करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि परसाई जी की इस अलग रंग की जो रचना है, इससे परसाई जी के एक अलग रूप को आपको देखने का मौका मिलेगा। ये रचना परसाई जी के टेम्परामेंट से थोड़ी सी अलग है। जिस टेम्परामेंट के कारण परसाई जी जाने जाते हैं, उससे थोड़ी अलग है। एक लड़की 5 दीवाने और इस तरह की रचनाएं बहुत कम है परसाई जी के खजाने में। तो आइए हम एक अलग किस्म की रचना का संस्वादन करते हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं अपने पाठ से आप लोगों को कुछ दे सकूं। तो मित्रों, मैं शुरू करता हूं रचना पहला सफ़ेद बाल। आज पहला सफ़ेद बाल दिखा, कान के पास काले बालों के बीच से झांकते इस पतले रजत तार ने सहसा मन को झकझोर दिया। ऐसा लगा जैसे वसंत में वंशरी देखता घूम रहा हूँ और सहसा किसी झाड़ी में से शेर निकल पड़े, या फिर पुराने जमाने में किसी मजबूत माने जाने वाले किले की दीवार पर रात को बेफिक्र घूमते गर्वीले किलेदार को बाहर से चढ़ते हुए शत्रु के सिपाही की कलगी दिख जाए, या किसी पार्क के कुंज में अपनी राधा को हृदय से लगाए प्रेमी को एकाएक राधा का पाप आता हुआ दिखाई दे जाए। कालीन पर चलते हुए कांटा चुभने का दर्द बड़ा होता है। मैं अभी तक कालीन पर चल रहा था। रोज नरसीसम जैसी आत्मरति से आईना देखता था। घुंघराले काले केशों को देखकर सहला संवार कर प्रसन्न होता था। उब्र को ठेलता जाता था, वार्धक्य को अंगूठा दिखाता था। पर आज कान में ये सफ़ेद बाल जो था, वो फुसफुसा के बोला, भाई मेरे, एक बात कॉन्फिडेंस में कहूँ, अपनी दुकान समेटना शुरू कर दो। बस तभी से दुखी हूँ। अब ज्ञानी जन समझाएंगे कि जो अवश्यम भावी है उसके होने का क्या दुख। जी हाँ, मौत भी तो अवश्यम भावी है। तो क्या जिंदगी भर मरघट में अपनी चिता रचते रहें और ज्ञान से कहीं हर दुख जीता गया है? वे क्या कम ज्ञानी थे जो माणासन ने लक्ष्मण का सिर गोद में लेकर विलाप कर रहे थे? मेरो सब पुरुषार्थ था को स्थित प्रज्ञ दर्शन अर्जुन को समझाने वाले की आंखें उद्धव से गोकुल की व्यथा कथा सुनकर डबडब आई थी। एक बात बताऊं, मरण को त्योहार मानने वाले ही मृत्यु से सबसे अधिक भयभीत होते हैं। वे त्योहार का हल्ला करके अपने हृदय के सत्य भय को दबाते हैं। सच कहूँ, मैं वास्तव में बहुत दुखी हूँ। सिर पर सफ़ेद कफन बुना जा रहा है। आज पहला तार डाला गया है।
उम्र बुनती जाएगी इसे, और यह यौवन की लाश को ढक लेगा। दुख नहीं होगा मुझे, दुख उन्हें नहीं होगा जो बूढ़े ही जन्मे हैं। मुझे गुस्सा है उस आईने पर। वैसे तो ये बड़ा दयालु है, विकृति को सुधार कर चेहरा सुडौल बनाकर बताता रहा है, पर यह अचानक एकाएक ऐसा कैसे क्रूर हो गया? क्या इसे एक बाल को छिपा नहीं सकता था? इसे दिखाए बिना क्या इसकी ईमानदारी पर बड़ा कलंक लग जाता? उर्दू कवियों ने ऐसे संवेदनशील आईनों का जिक्र किया है जो माशूक के चेहरे में अपनी ही तस्वीर देखने लगते हैं, जो उस शुरू के सामने आते ही दश खाकर गिर पड़ते हैं, जो उसे पूरी तरीके से प्रतिबिंबित न कर सकने के कारण चटक जाते हैं। अरे साहब, सौंदर्य का सामना करना कोई खेल है क्या? मूसा बेहोश हो गया था, ऐसे भले आईने होते हैं उर्दू कवियों के। और यह तो एक हिंदी लेखक का आईना है, मगर आईने का क्या दोष? बाल तो अपना सफ़ेद हुआ है, सिर पर धारण किया, शरीर का रस पिला पिलाकर पाला, हजारों शीशियां तेल की उड़ेल दी, और ये धोखा दे गए। सन्यासी शायद इसीलिए इनसे छुट्टी पा लेता है कि उस विरागी का साहस भी इनके सामने लड़खड़ा जाता है। आज आत्मविश्वास उठा जाता है, साहस छूट रहा है। किले में आज पहली सुरंग लगी है, दुश्मन को आते अब देर क्या लगेगी? क्या करूं? इसे उखाड़ फेंकूं? लेकिन सुना है यदि एक सफ़ेद बाल को उखाड़ दोगे तो वहाँ पर एक सफ़ेद गुच्छा, पूरा का पूरा गुच्छा सफ़ेद हो जाएगा। रावण जैसा वरदानी होता है कमबख्त। मेरे चाचा ने एक नौकर सफ़ेद बाल उखाड़ने के लिए रखा था, पर थोड़े ही समय में उनके सिर पर कांस फूल उठा। एक तेल बड़ा मन राखन हो गया है, कहते हैं उससे बाल काले हो जाते हैं। नाम नहीं लिखूंगा, व्यर्थ प्रचार हो जाएगा। उस तेल को लगा लो, पर उससे भी शत्रु मरेगा नहीं, उसकी वर्दी बदल जाएगी। कुछ लोग खिजाब लगाते हैं, वे बड़े दयनीय होते हैं। बुढ़ापे से हार मानकर यौवन का ढोंग रचते हैं। मेरे एक परिचित खिजाब लगाते थे। शनिवार को वे बूढ़े लगते थे और सोमवार को जवान। इतवार उनका रंगने का दिन था। न जाने वे ढलती उम्र में काले बाल किसे दिखाते थे, शायद तीसरे विवाह की पत्नी को, पर उन्हें वो बाल रंगते देखती तो होगी ही। और क्या स्त्री को केवल बाल दिखाने भर से यौवन का भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है? नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। शत्रु का सर पर बिठाए रखना पड़ेगा। जानता हूँ धीरे धीरे सब वफादार बालों को वो अपनी तरफ मिला लेगा। याद आती है मेरे समान धर्मा कवि केशव दास की, जिसे चंद्रवदन मृगलोचनी ने बाबा कह दिया था, तो वो बालों पर बरस पड़ा था। हे मेरे पूर्वज, दुखी रसिक कवि, तेरे मन की ऐंठन को मैं बखूबी समझ सकता हूँ। मैं चला आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। मुझे बाबा तो नहीं, पर दादा कहने लगी हैं, बस थोड़ा सा ही फासला है। मन बहुत विचलित है। आत्मरति के अतिरेक का फल न शीशम ने भोगा था, मुझे भी भोगना पड़ेगा। मुझे एक अन्य कारण से भी डर है। मैंने देखा कि सफ़ेद बाल के आते ही आदमी हिसाब लगाने लगता है कि अब तक क्या पाया और आगे क्या करना है और भविष्य के लिए क्या संचय किया। हिसाब लगाना अच्छा नहीं होता, इससे जिंदगी में वणिकृति आती है, और जिस दिशा में कुछ मिलता है आदमी उसी दिशा में सिद्धा करता है। बड़े बड़े हीरो धराशायी होते हैं, बड़ी बड़ी देव प्रतिमाएं खंडित होती हैं। राजनीति, साहित्य, जन सेवा के क्षेत्र की कितनी ही खंडित मूर्तियां इन आँखों ने टूटते देखी हैं, कितनी आस्थाएं भंग होते देखी हैं। बड़ी खतरनाक उम्र है ये, बड़े समझौते होते हैं सफ़ेद बालों के मौसम में। ये सुलह का झंडा सर पर लहराने लगा है। यह घोषणा कर रहा है, अब तक के शत्रुओं मैंने हथियार डाल दिए हैं, आओ संधि कर लो। तो क्या संधि होगी उनसे जिनसे संघर्ष होता रहा? समझौता होगा उनसे जिसे गलत मानता रहा? पर आज एकदम से निर्णायक प्रश्न मेरे सामने क्यों खड़े हो गए? बाल की जड़ें तो बहुत गहरी नहीं होती, हृदय से तो उगता नहीं है, यह तो सतही है, बेईमानी है, इसका क्या कहना? यौवन नवीन भाव, नवीन विचार ग्रहण करने की तत्परता का नाम है। यौवन साहस, उत्साह, निर्भयता और खतरे भरी जिंदगी का नाम है। यौवन लीक से बच निकलने की इच्छा का नाम है। सबसे ऊपर बेहिचक बेवकूफ़ी करने का नाम यौवन है। मैं बराबर बेवकूफ़ी करता जाता हूँ। यह सफ़ेद झंडा प्रवंचना है, हिसाब करने की कोई जल्दी नहीं है। सफ़ेद बाल से क्या होता है? यह सब मैं किसी दूसरे से नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ। द्विमुखी संघर्ष है ये, दूसरे को भ्रमित करना और मन को समझाना।
दूसरों से भय नहीं, सफ़ेद बालों से किसी और का क्या बिगड़ेगा, पर मन तो अपना है ना, इसे तो समझाना ही पड़ेगा कि भाई तू परेशान मत हो, अभी ऐसा क्या हो गया, यह तो पहला ही है, और फिर अगर तू ढीला नहीं होता तो क्या बिगड़ने वाला है। पहले सफ़ेद बाल का देखना एक पर्व है। दशरथ को कान के पास सफ़ेद बाल दिखे तो उन्होंने राम को राजगद्दी देने का संकल्प किया। उनके 4 बेटे थे, उन्हें देने का सुविधा था। मैं किसे सौंपूं? कोई कंधा मेरे सामने नहीं है जिस पर एक गौरव में भार रख दूं। किस पुत्र को सौंपूं? मेरे एक मित्र के 3 पुत्र हैं। सवेरे ही यह मेरा दशरथ अपने कुमारों को चुल्लू चुल्लू पानी मिला दूध बांटता है। इनके कंधे ही नहीं है, भार कहाँ रखेंगे। बड़े आदमियों के 2 तरह के पुत्र होते हैं, वे जो वास्तव में हैं पर कहलाते नहीं हैं, और वे जो कहलाते तो हैं पर हैं नहीं। जो कहलाते हैं वे धन संपत्ति के मालिक बनते हैं, और जो वास्तव में हैं वे कहीं पंखा खींचते हैं या बर्तन मांजते हैं। होने से कहलाना ज़्यादा लाभदायक है। अपना कोई पुत्र नहीं होता तो मुश्किल में पड़ जाते। क्या देते? राजपाट के दिन गए, धन दौलत के दिन हैं, पर पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उठाकर दे दिया जाए। न उत्तराधिकारी है न उसका प्राप्त है। यह पर्व क्या बिना दिए चला जाएगा? पर हम क्या दें? महायुद्ध की छाया में बढ़े हम लोग, हम गरीबी और अभाव में पले लोग, केवल जिजीविषा खाकर जिए हम लोग। हमारी पीढ़ी के बाल तो जन्म से ही सफ़ेद हैं। हमारे पास क्या है? हाँ, भविष्य है, लेकिन वो भी हमारा नहीं है, आने वालों का है। तो इतना रंक नहीं हो, विराट भविष्य तो है ना। और अब उत्तराधिकारी की समस्या भी हल हो गई। पुत्र तो पीढ़ियों के होते हैं, केवल जन्मदाता किसी का पिता नहीं हो सकता। विराट भविष्य को एक पुत्र ले भी कैसे सकता है? इससे क्या कि कौन किसका पुत्र होगा, कौन किसका पिता कहलाएगा। मेरी पीढ़ी के समस्त पुत्रों, मैं तुम्हें वो भविष्य ही देता हूँ, यद्यपि वो अभी मूर्त नहीं हुआ है, पर हम जुटे हैं उसे मूर्त करने के लिए। हम नींव में धंस रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक भव्य भविष्य रखा जा सके। वो तुम्हारे लिए एक वर्तमान बनकर ही आएगा। हमारा तो कोई वर्तमान भी नहीं था। मैं तुम्हें भविष्य देता हूँ, और इसे देने का अर्थ है कि हम अपने आप को दे रहे हैं, क्योंकि उसके निर्माण में हम अपने आप को मिटा रहे हैं। लो, सफ़ेद बाल दिखने के इस पर्व में यह तुम्हारा प्राप्य है, इसे संभालो। होने तो हमारे बाल सफ़ेद, हम काम में तो लगे हैं, जानते हैं कि काम बंद करने और मरने का क्षण एक ही होता है। हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ययाति जैसे स्वार्थी हम नहीं हैं, जो पुत्र की जवानी लेकर युवा हो गया था। बाल के साथ उसने अपना मुंह भी काला कर लिया था। सुनो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम नींव में धंस रहे हैं, और हम तुम्हें कलश देते हैं। हम तुम्हें कलश देते हैं। नमस्कार।